नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया है और बदले में आपको सिर्फ धोखा मिला है? क्या कभी आपके अपनों ने ही आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपको उस मौद्द पर लाकर खड़ीडीछा कर दिया है, जहां आपको अपनी ही अच्छाई पर पछतावा होने लगा हो? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपकी आंखें खोलने वाली है। महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने कहा था, भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। सीधे पेड्डेच सबसे पहले काटे जाते हैं और जो इंसान दिल से दुनिया चलाने की कोशिश करता है, ये दुनिया उसे कुचलकर आगे बढ़ जाती है। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि कैसे जिंदगी के अहम फैसलों में दिल को पीछे रखकर दिमाग का इस्तेमाल करना हमें बढ़ी से बढ़ी बर्बादी से बचा सकता है। उज्जैन शहर की एक पुरानी और मशहूर गली में देवेंद्र नाम का एक हलवाई रहता था। देवेंद्र की मिठाई की दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। उसके हाथों में जादू था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका हद से ज्यादा नरम दिल था। देवेंद्र भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाता था। कोई भी उसके सामने आकर दो आंसू बहा देता तो वह अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता था। उसकी दुकान पर हमेशा ऐसे लोगों की भीड़ लगी रहती थी जो उधार में मिठाइयां ले जाते और कभी पैसे नहीं लौटाते थे। देवेंद्र की पत्नी सीता एक बेहद समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वह अक्सर देवेंद्र को समझाती, जी, माना कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन यह व्यापार है, कोई खैरात बांटने की जगह नहीं। दिल से दुनिया नहीं चलती, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। लोग आपके इस सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। देवेंद्र हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देता और कहता, अरे सीता, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। अगर मेरे थोड़े से नुकसान से किसी का भला होता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? ऊपर वाला सब देख रहा है। देवेंद्र का एक चचेरा भाई था, सुरेश। सुरेश नंबर एक का मक्कार और लालची इंसान था। वह अक्सर देवेंद्र के पास कोई न कोई झूठी कहानी लेकर आता और उससे पैसे ऐंठ कर ले जाता। कभी व्यापार में घाटे का बहाना, तो कभी घर की मरम्मत का। देवेंद्र भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी से छुपकर उसे पैसे दे देता। एक दिन सुरेश रोता हुआ देवेंद्र की दुकान पर आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा उतरा हुआ था। उसने देवेंद्र के पैर पकड़ देच लिए और सिसकते हुए बोला, भैया, मुझे बचा लो। मेरी छोटी बेटी को बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर कल तक 2 लाख रुपए जमा नहीं किए तो वह नहीं बचेगी। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कौन है भैया? भतीजी की बीमारी का नाम सुनते ही देवेंद्र का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन समस्या यह थी कि देवेंद्र के पास उस वक्त इतने नकद पैसे नहीं थे। उसकी सारी जमा पूंजी दुकान के नए कच्चे माल में लग चुकी थी। सीता ने जब यह बात सुनी तो उसने देवेंद्र को बहुत रोका। आप फिर से भावनाओं में बह रहे हैं। सुरेश की बातों पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है। कम से कम अस्पताल जाकर बच्ची को देख तो लीजिए। बिना सोचे समझे इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आप कैसे करेंगे? सीता ने चेतावनी दी, लेकिन देवेंद्र का दिल उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। सीता, तुम कैसी बेदर्द बातें कर रही हो? वहां एक बच्ची की जान दांव पर लगी है और तुम्हें शक करने की सूझ रही है। मैं अपने भाई को रोता हुआ नहीं देख सकता। देवेंद्र ने उसी वक्त अपनी गली के एक चालाक और कपटी साहूकार रमनलाल के पास जाने का फैसला किया। रमनलाल की नजर सालों से देवेंद्र की उस पुश्तैनी दुकान पर थी। जब देवेंद्र ने उससे 2 लाख रुपए मांगे तो रमनलाल ने एक शर्त रख दी। देख देवेंद्र, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए। तुझे अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रखने होंगे, और अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे मय ब्याज के नहीं लौटाए तो यह दुकान मेरी हो जाएगी। देवेंद्र ने बिना दस्तावेज पढ़े सिर्फ अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर कागजों पर अंगूठा लगा दिया और 2 लाख रुपए लाकर सुरेश के हाथ में रख दिए। कुछ दिन बीत गए। देवेंद्र एक दिन बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक नए और चमचमाते शोरूम पर पड़ थी। वहां उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चचेरा भाई सुरेश अपनी पत्नी और उसी बीमार बेटी के साथ खड़ा था और वो सब मिलकर एक नई चमचमाती गादी खरीद रहे थे। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी और हंसते हुए आइसक्रीम खा रही थी। देवेंद्र का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने कांपते हुए कदमों से सुरेश के पास जाकर पूछा, सुरेश,
तूने तो कहा था कि बच्ची अस्पताल में है, ये सब क्या है? सुरेश के चेहरे का रंग उड़ डीएच गया, लेकिन फिर वह बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अरे भैया, आप भी कितने भोले हो। मुझे नई गाड़ी का शौक था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि आपसे मांगूंगा तो आप दोगे नहीं, इसलिए थोड़ा नाटक करना पड़ा। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? आपके पास तो बहुत पैसा है। देवेंद्र के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसने अपना खून पसीना एक करके जो इज्जत और दुकान खद्दी की थी, वह उसने इस धोखेबाज इंसान के लिए दांव पर लगा दी थी। जब उसने पैसे वापस मांगे तो सुरेश ने साफ इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। अब देवेंद्र पूरी तरह टूट चुका था। साहूकार रमन लाल का 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 7 दिन बचे थे। देवेंद्र के पास पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। वह रात के अंधेरे में शिप्रा नदी के घाट पर जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी पत्नी सीता की एक एक बात याद आ रही थी। तभी वहां से शहर के एक बहुत ही विद्वान और कठोर स्वभाव वाले गुरु आचार्य शास्त्री गुजरे। उन्होंने देवेंद्र को इस कदर विलाप करते देखा तो उसके पास गए और कडी डी 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 एच का आवाज में बोले, तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी मूर्खता का प्रमाण है। जो पुरुष अपने विवेक को छोड़कर सिर्फ अपनी संवेदनाओं के गुलाम बन जाते हैं, उनका यही हश्र होता है। रोना बंद करो और बताओ क्या पीड़ा है। देवेंद्र ने आचार्य शास्त्री को शुरू से लेकर अंत तक अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया और कैसे उसकी पुश्तैनी दुकान छिनने वाली है। आचार्य शास्त्री ने गहरी सांस ली और बोले, देवेंद्र, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट किया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति बुरी होती है और भावनाओं की अति तो विनाश का दूसरा नाम है। तुमने व्यापार और पारिवारिक मामलों में अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए और सिर्फ दिल की सुनी। एक राजा और एक व्यापारी को कभी भी भावुक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा भाई कोई सगा नहीं, वह एक परजीवी है जो तुम्हारा खून चूस रहा है। देवेंद्र ने रोते हुए पूछा, पर अब मैं क्या करूं गुरुजी? मेरी दुकान, मेरा सम्मान सब चला जाएगा। मैं तो बर्बाद हो गया। आचार्य शास्त्री की आंखों में एक तेज चमक आ गई। चाणक्य कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो डिब्बा ही गर्म कर देना चाहिए। अब तक तुम दिल से खेल रहे थे, अब तुम्हें दिमाग से खेलना होगा। जो तुम्हारे साथ छल करे उसके साथ नीति और युक्ति से वार करो। उठो, आंसू पोंछो और जो मैं कहता हूं वो करो। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर देवेंद्र के भीतर का सोया हुआ पुरुषार्थ जाग उठा। अगले दिन देवेंद्र अपनी दुकान पर गया, लेकिन आज वह पहले वाला सीधा साधा देवेंद्र नहीं था। उसकी आंखों में एक आग थी। सबसे पहले उसने उन सभी उधार लेने वालों को अपनी दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जो मुफ्त की रोटियां तौड रहे थे। फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वह सीधा शहर के सबसे कड़ीडी डीएच के पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया, जो देवेंद्र की मिठाइयों का मुरीद था। देवेंद्र ने उसे सुरेश की पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसने मेडिकल इमरजेंसी का झूठ बोलकर उससे 2 लाख रुपए ऐंठे हैं, जो कि सीधे सीधे धारा 420 धोखाधड़ी का मामला बनता है। अगली सुबह देवेंद्र पुलिस को लेकर सीधे सुरेश के घर पहुंच गया। सुरेश पुलिस को देखकर घबरा गया। देवेंद्र ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा रखा था। उसने बिल्कुल सपाट और कठोर आवाज में सुरेश से कहा, सुरेश, तूने मेरी भावनाओं का व्यापार किया है। तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो अगले 24 घंटे के अंदर मेरे 2 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दे, या फिर इस धोखाधड़ी के जुर्म में जेल जाने को तैयार रह। मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि तूने झूठी बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ठगे हैं। सुरेश ने कभी देवेंद्र का यह रूप नहीं देखा था। वह देवेंद्र के पैरों में गिर पड्ढा और गिद्ध गिद्धाने लगा। उसने देवेंद्र को वही पुरानी दुहाई दी, भैया, हम तो एक ही खून हैं, ऐसा मत करो। लेकिन देवेंद्र का दिल अब पत्थर का हो चुका था। उसने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा, खून पानी हो चुका है सुरेश, मुझे कल सुबह तक मेरे पैसे चाहिए। सुरेश को जेल जाने का इतना डर सताया कि उसने उसी दिन अपनी नई गाड़ी आधे दाम में बेच दी और अपनी पत्नी के कुछ गहने गिरवी रखकर देवेंद्र के 2 लाख रुपए वापस कर दिए। देवेंद्र ने वह पैसे लिए और सीधे साहूकार रमन लाल की चौखट पर पहुंचा। 7वां दिन पूरा होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे।
रमनलाल अपनी कुर्सी पर बैठकर देवेंद्र की दुकान पर कब्जा करने के सपने देख रहा था। देवेंद्र ने 2 लाख रुपए नकद रमनलाल के मुंह पर मारे और अपनी दुकान के कागजात उसके हाथ से छीन ली। ये रही तुम्हारी रकम रमनलाल, और कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद मेरी दुकान की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हें इस शहर में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रमनलाल हक्का बक्का रह गया। वह चुपचाप अपने पैसे गिनने लगा। जब देवेंद्र दुकान के कागजात लेकर घर लौटा तो सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति को एक नए और मजबूत इंसान के रूप में देखा था। आज आपने साबित कर दिया कि जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, सीता ने गर्व से कहा। देवेंद्र मुस्कुराया। तुम सही कहती थी सीता। चाणक्य नीति ने मेरी आंखें खोल दी। रिश्ते और भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जिंदगी की कड़ी सच्चाइयों का सामना केवल और केवल बुद्धि और चतुराई से ही किया जा सकता है। उस दिन के बाद से देवेंद्र की दुकान दुगनी तेजी से चलने लगी। उसने किसी को मुफ्त में या उधार में मिठाई देना बंद कर दिया। उसने अपने दिल को सिर्फ अपने परिवार और सच्चे दोस्तों के लिए रखा, और पूरी दुनिया के लिए उसने अपने दिमाग के दरवाजे खोल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भावनाएं होना एक अच्छे इंसान की निशानी है, लेकिन उन भावनाओं का गुलाम बन जाना बेवकूफी है। जब आप अपने अहम फैसले सिर्फ इस आधार पर लेते हैं कि बुरा लग जाएगा या रिश्ता टूट जाएगा, तो लोग आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के शतरंज में अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी चालें दिमाग से चलनी होंगी। उन लोगों से दूर रहिए जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपकी भावनाओं को निचोड़ते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपके सीधेपन को आपकी कमजोरी न समझ सके। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में दिल के हाथों मजबूर होकर फैसले लेते आ रहे हैं तो आज से ही आचार्य चाणक्य की इस बात को गांठ बांध लीजिए। दिमाग से खेलिए, दिल से नहीं। आशा करता हूं कि देवेंद्र की इस कहानी ने आपको भीतर तक झकझोरा होगा और सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो तो इसे अपने उन दोस्तों और करीबियों के साथ जरूर साझा करें जो अक्सर भावनाओं में बहकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। वर्मा स्टोरीज पर इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को नरम रखें, लेकिन अपने दिमाग को हमेशा चौकन्ना रखें। नमस्कार।